हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम ऑन आवर चैनल कॉमर्स का बादशाह। तो फ्रेंड्स, हमने जो है वो बैंकिंग की यूनिट को स्टार्ट किया हुआ है। तो इससे पहले ऑलरेडी 3 से 4 लेक्चर आ चुके हैं, जिसके अंदर हमने बेसिक इंट्रो, कमर्शियल बैंक और इसके साथ साथ हमने आरबीआई, इन सभी के बारे में पढ़ लिया है और साथ साथ में मॉनेटरी पॉलिसी को भी पढ़ लिया है। और आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एनपीए, यानी कि जिसे कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। तो फ्रेंड्स, जब हम नॉन परफॉर्मिंग असेट्स की बात करते हैं तो इससे पहले हम ये देखते हैं कि ये असेट्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर मान लो असेट्स की बात करते हैं। तो जैसे कि मान लो आपकी कोई स्कूटी है और आप अपने फ्रेंड को वो गिफ्ट के तौर पे दे देते हो, तो असेट्स वो किसकी है? आपकी। अब आपके फ्रेंड को मान लो वो आप 1 डे के लिए दिखा रहे हो, तो अब आपके फ्रेंड की क्या लायबिलिटी है कि 1 दिन के बाद आपको वो वापस कर दे। इसी तरीके से मान लो बैंक होते हैं। अब हम क्या करते हैं, बैंक के पास सेविंग करवाते हैं। अब बैंक के पास सेविंग करवाते हैं, या तो वो सेविंग अकाउंट में होती है या फिर एफडी में होती है या फिर करंट अकाउंट होता है। तो अब हम जब बैंक के पास डिपॉजिट कराते हैं तो बैंक की लायबिलिटी बनती है कि वो जब भी हम उससे पैसा रिटर्न मांगे तो वो हमें क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो ये क्या है, एक बैंक की लायबिलिटी होती है। अब बैंक के पास जो भी सेविंग्स होती है वो उसे अपने पास नहीं रखता, वो क्या करता है, उसे लोन के तौर पर क्या कर देता है, दूसरे लोगों को प्रोवाइड कर देता है। अब जो वो लोन प्रोवाइड करता है तो उसके ऊपर उसे क्या लेना होता है, इंटरेस्ट लेना होता है। तो जब हम नॉन परफॉर्मिंग असेट्स की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स का मतलब होता है कि जब भी कोई पर्सन या तो इंटेंशनली या फिर वो इंसॉल्वेंट हो जाए, उसके कारण लोन प्लस में इंटरेस्ट, इनकी जब पेमेंट नहीं कर पाता 90 डेज़ के अंदर अंदर, यानी कि 3 मंथ के अंदर अंदर जब वो इनकी पेमेंट नहीं करता, तो उस कंडीशन को ही हम क्या कहते हैं, एनपीए बोला जाता है उसे। तो चलिए अब हम इसकी मीनिंग की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, नॉन परफॉर्मिंग assets means those loans provided by the bank or financial institution which is not performing। तो यहाँ पर नॉन परफॉर्मिंग असेट्स वो असेट्स होती है या वो लोन्स होते हैं जो कि एक बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा दिए तो जाते हैं, बट जो पर्सन होते हैं वो उन्हें रिटर्न बैक नहीं करते। उसका जो अमाउंट उन्होंने लोन के तौर पे लिया हुआ होता है वो उसे रिटर्न कर पाने में सफल नहीं होते और वो उसे रिटर्न बैक भी नहीं कर पाते। तो जिसके कारण जो बैंक होता है वो उसे नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के अंदर डाल देता है। सिंपल सा मतलब है कि जब कोई भी पर्सन जो कि बैंक से लोन लेता है और जब वो उस अमाउंट को 90 डेज़ के अंदर रिकवर नहीं करता, पेमेंट नहीं करता, या फिर उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है उसकी पेमेंट नहीं करता, तो उसे कहा जाता है एनपीए, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। फ्रेंड्स, सेकंड हमारे पास बात आती है, एनपीए इज़ डिफाइन एज अ लोन और एन एडवांस, यानी कि जो एनपीए होता है वो एक ऐसा लोन है और साथ साथ में एडवांस है, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल रिमेन ओवर ड्यू। यानी कि जब लोन का जो अमाउंट है, प्रिंसिपल वैल्यू मतलब जो लोन है वो, प्लस में जो इंटरेस्ट है, अगर वो ड्यू हो जाता है और उसकी आप पेमेंट नहीं करते मोर देन 90 डेज़, जब 90 दिनों तक उसकी पेमेंट नहीं की जाती लोन की, तो उस वक्त जो हमारा पीरियड होता है उसे हम क्या कहते हैं, एनपीए कहा जाता है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। अगर हम इसे कंसाइज वे में देखते हैं तो फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है कि जब या तो हम इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करते जो कि हमारा प्रिंसिपल पे ओवरड्यू हो गया है, या फिर जो अकाउंट रिमेन आउट ऑफ ऑर्डर, यानी कि हमें उन्हें कह दिया है कि अब आपने पेमेंट नहीं करी है। फॉर एग्जांपल कि आपने लोन लिया है और आपको ये कह दिया कि जो आपकी फ़र्स्ट किस्त है वो मान लो 1 जैन को जानी है, आपने जैन का भी पे नहीं किया, प्लस में आपने फेब का भी पे नहीं किया, प्लस में मान लो आपने मार्च का भी पे नहीं किया। अब आपके लिए वो क्या बना देंगे, वो आपको बोलेंगे कि आप क्या है, एनपीए, क्योंकि आपके 90 डेज से मोर देन हो जा रहे हैं। अब मान लो अप्रैल आ जाता है, अब अप्रैल आया तब भी आपने उसे पे नहीं किया, तो आपको वो किस में डाल देंगे, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के अंदर आपको वो डाल देंगे। तो यानी कि जो बिल है वो भी क्या हो गया, आपका ओवरड्यू हो गया और कोई भी एक एक्टिव ट्रांजैक्शन उस अकाउंट की नहीं हुई, कि कोई भी रीपेमेंट उस अकाउंट से नहीं आया, और साथ साथ में जो अमाउंट है अभी भी वो रिमेन बचा हुआ है, उसकी पेमेंट अभी बैंक को नहीं मिली। तो ओवरऑल नॉन परफॉर्मिंग का मतलब होता है कि जब भी
लोन प्लस में इंटरेस्ट जो है वो 90 डेज़ तक हम क्या करते हैं, पे नहीं करते। 90 डेज़ से ज़्यादा तो वो जो हमारा अमाउंट होता है वो हमारा एनपीए के अंदर चला जाता है। आई होप आपको मीनिंग अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए फिर हम आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ एनपीए, यानी कि अगर किसी बैंक एनपीए हो जाता है तो उस बैंक के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एक एनपीए होने का। तो सबसे पहले आता है इकोनॉमी इज इम्पैक्टेड बिकॉज बैंक लेक सफिशेंट फंडिंग फॉर अदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं कि मान लो कोई भी बैंक है और बैंक के पास अब इतना अमाउंट जो उन्होंने लोन के तौर पे दिया था, तो अब उनके पास इतना अमाउंट नहीं बच रहा कि अगर उन्हें कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाना है कि वो लगा पाए और वहाँ से अपनी जो रिवेन्यू है या फिर जो प्रॉफिट है उसको इंकर कर पाए। यानी कि प्रॉफिट को कमाने के लिए अब वो किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर पैसा नहीं लगा सकते, बिकॉज़ यहाँ पर उनके पास इतना पैसा नहीं है। फ्रेंड्स, सेकंड हमारे पास आता है रिडक्शन इन न्यू इन्वेस्टमेंट कुड रिजल्ट इन अ राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो यहाँ पर अगर प्रोजेक्ट ही नहीं होंगे, अगर डेवलपमेंट नए नए प्रोजेक्ट ही हम नहीं लगाएंगे तो वहाँ पर हम लोगों को काम भी नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, और अगर लोगों को काम नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन है वो हमारी क्रिएट हो जाएगी। फ्रेंड्स, थर्ड आता है इन ऑर्डर टू कीप प्रॉफिट मार्जिन बैंक आर कंपेल्ड टू रेज इंटरेस्ट रेट। यानी कि अगर हम ये चाहते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन है, अब मान लो कोई बैंक है, अब एक जो बैंक है वो क्या चाहता है, उसका प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा हो। अब फ्रेंड्स, एक बैंक चाहता है कि उसका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो, पर उसने जो लोगों को लोन दिया हुआ था उसकी रिकवरी भी उसकी नहीं हुई। तो अब क्या होगा कि वो चाहता है कि प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो, तो इस केस में जो लोगों को लोन प्रोवाइड करेगा तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट के साथ प्रोवाइड करेगा। तो वो भी क्या होगा, एक तरह से जो हमारा बैंक है उसके लिए हार्मफुल होगा, क्योंकि उसे क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट का रेट बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम प्रॉफिट को बढ़ाना चाह रहे हैं और हमारे पास इतना अमाउंट नहीं है, तो उस अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे, कस्टमर के ऊपर बर्डन डाल रहे हैं और उसका जो इंटरेस्ट रेट है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद चलते हैं हम टाइप एंड काइंड ऑफ एनपीए और असेट्स। तो फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स। अगर हम असेट्स की बात करते हैं तो वो हमारी दो तरीके की होती है, एक होती है परफॉर्मिंग और दूसरी होती है नॉन परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग का मतलब होता है कि जिसके पैसे प्लस में जो हमारा लोन होता है या फिर जो इंटरेस्ट होता है वो टाइम टू टाइम हमें रिसीव होता रहता है, तो उसके अंदर आती है। उसका अगर हम सब डिवीज़न करते हैं तो वो हमारी होती है स्टैंडर्ड। और इसके अलावा नॉन परफॉर्मिंग का मतलब है जिसके पैसे हमें 90 दिन से ज़्यादा में नहीं मिलते, या तो लोन का अमाउंट नहीं मिलता या फिर हमें इंटरेस्ट का अमाउंट रिसीव नहीं होता। तो फ्रेंड्स, वो हमारा नॉन परफॉर्मिंग के अंदर आता है, जैसे कि सब स्टैंडर्ड या फिर डाउटफुल या फिर जो हमारी लॉस असेट्स होती है वो हमारी इसी के अंदर आती है। इसके बाद हमारे पास आता है स्टैंडर्ड असेट्स। स्टैंडर्ड असेट्स क्या होती है, असेट्स विच डू नॉट डिस्क्लोज एनी प्रॉब्लम, यानी जिस असेट्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती और उसका जो अमाउंट है वो हमें टाइम टू टाइम मिल जाता है, प्लस में उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है उसकी भी रिकवरी हमें अकॉर्डिंग टू टाइम हो जाती है, और बैंक को उस अमाउंट को रिसीव करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ता। तो उसे कहा जाता है स्टैंडर्ड असेट्स। और स्टैंडर्ड असेट्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज परफॉर्मिंग असेट्स बिकॉज ये हमारी परफॉर्मिंग असेट्स का ही टाइप होता है। तो चलिए अब हम करेंगे सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस असेट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर बात करते हैं टाइप एंड काइंड ऑफ एनपीए। तो जो हमारा एनपीए होता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स होता है, उसके बेसिकली 3 ही टाइप होते हैं। तो सबसे पहले आता है सब स्टैंडर्ड असेट्स। सब स्टैंडर्ड असेट्स मीन्स असेट्स हैव रिमेन एनपीए फॉर अ पीरियड लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ। यानी कि जो हमारी सब स्टैंडर्ड असेट्स होती है वो 12 मंथ से कम टाइम पीरियड का होता है या फिर उसके इक्वल होता है। ये जो जनरली हमारा स्टार्ट होता है वो हमारा 90 डेज टू 12 मंथ, इसके अंदर जो टाइम पीरियड होता है वो 90 डेज से 12 मंथ तक का होता है। फ्रेंड्स, सेकंड हमारे पास आता है डाउटफुल असेट्स।
डाउटफुल असेट्स का मतलब क्या होता है? दीज असेट्स डैट हैव रिमेन इन द सब स्टैंडर्ड कैटेगरी फॉर 12 मंथ और मोर, यानी कि डाउटफुल असेट्स वो असेट्स होती है जिसका जो टाइम पीरियड होता है अगर वो मोर देन 12 मंथ होता है तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं कि ये असेट्स अब डाउटफुल है, क्या पता इसका पैसा हमें रिसीव होगा भी या नहीं होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? डाउटफुल। जब हमें 12 से ज़्यादा महीने हो जाते हैं पैसा ना रिसीव किए हुए तो उसे जो है वो डाउटफुल असेट्स की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। लास्ट हमारे पास आता है लॉस असेट्स, जो कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे लास्ट पार्ट होता है एनपीए का। तो दीज असेट्स आर कंसिडर अनकलेक्शनेबल एंड कनेक्ट कंटिन्यू एज अ बैंक एबल असेट्स कैन नॉट रिटर्न, यानी कि जब बैंक को उसका अमाउंट मिलता ही नहीं है, बिल्कुल ही बैंक ऐसा सोच ले कि उसको अब ये वाला अमाउंट मिलने ही नहीं वाला, तो उसे हम क्या बोलते हैं? लॉस असेट्स बोलते हैं। लॉस असेट्स इज वन वेयर लॉस हैज़ बीन आइडेंटिफाइड बाय बैंक और इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटर और आरबीआई इंस्पेक्शन बट द अमाउंट हैज़ नॉट बीन रिटर्न ऑफ होली। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो एक आरबीआई होता है या फिर जो हमारे इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर होते हैं या फिर जो बैंक होता है, जब वो खुद ही बोल देता है कि अब ये जो अमाउंट है वो हमारा रिसीव ही नहीं होने वाला, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? लॉस असेट्स कहते हैं। फ्रेंड्स अब कई कंडीशन आती है, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास आता है अपग्रेडेशन ऑफ एनपीए टू स्टैंडर्ड, यानी कि कई बार हमारी एक मतलब की चीज़ आ जाती है कि जैसे मान लो अब हम एनपीए के अंदर आ गए, अब हम चाहते हैं कि हमें स्टैंडर्ड के अंदर जाना है, तो क्या होगा? अब जैसे मान लो कोई भी एक पर्सन है जिसके 1 लाख रुपए थे उसके पास, अब 1 लाख रुपए मान लेते हैं उसने 1 लाख रुपए प्लस में इंटरेस्ट ये पे ही नहीं किया पिछले 4 सालों से, ठीक है। अब उसने पिछले 4 सालों से इसे पे नहीं किया, तो वो फ्रेंड्स किसके अंदर चला गया? हमारा लॉस असेट्स के अंदर। अब क्या हुआ कि उसके पास पैसे आ गए 4 साल बाद और उसने 1 लाख रुपए भी प्लस में उसका इंटरेस्ट भी, दोनों की दोनों अमाउंट क्या कर दी? पे कर दी। अब ये दोनों की दोनों अमाउंट उसने पे कर दी, तो अब वो लॉस असेट्स नहीं रहा, वो एनपीए का पार्ट नहीं रहा। अब क्या होगा कि जो भी पर्सन था जिसे पहले एनपीए में डाला गया था, अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टैंडर्ड में। यानी कि जो उसने पेमेंट नहीं की थी, इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं की थी, लोन की पेमेंट नहीं की थी, और जब वो पेमेंट कर देता है तो उसके बाद जो उसका अकाउंट एनपीए में था अब वो स्टैंडर्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यही सेम बात यहाँ पर लिखी हुई है। इफ़ एरियर ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, या एरियर मतलब जब बचा हुआ जो इंटरेस्ट होता है या फिर जो प्रिंसिपल होता है, पेड बाय बोरोवर इन केस ऑफ लोन अकाउंट, जब बोरोवर के द्वारा वो अमाउंट पे कर दिया जाता है जो कि एनपीए के अंदर चला गया था, और जो हम ये सोच रहे थे कि अब इसका अमाउंट तो हमारे पास आने ही नहीं वाला, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? जब उसको स्टैंडर्ड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अपग्रेडेशन ऑफ एनपीए टू स्टैंडर्ड। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमारे पास कुछ 2 नई टर्म आती है जो कि हम एनपीए के अंदर पढ़ते हैं। एक होती है जीएनपीए, यानी कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। Gross non-performing assets, it is an absolute amount. It tells us that total value of gross NPA for bank in a particular quarter or financial year. यानी कि जो ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है वो एक ऐसी असेट्स होती है जिसका अमाउंट जो होता है वो एब्सोल्यूट होता है, यानी कि कोई भी किसी भी तरीके का प्रोविज़न जब हमने नहीं बनाया हुआ तो जो हमारी टोटल वैल्यू होती है बैंक की एक पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर या फिर किसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो उसे कहा जाता है ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल ग्रोस एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। सेकंड अगर इसके अंदर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास होता है एनएनपीए, यानी कि नेट नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द वैल्यू ऑफ प्रोविज़न फ्रॉम द टोटल जीएनपीए। यानी कि जो हमारी ग्रोस
जो हमारी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स थी उसके अंदर से अगर इससे रिलेटेड नॉन परफॉर्मिंग असेट्स से रिलेटेड अगर हमने कोई भी किसी भी तरीके का प्रोविज़न पहले से बनाया हुआ है, जैसे कि डेप्रिसिएशन के अंदर हम क्या करते हैं, कई बार प्रोविज़न को क्रिएट कर लेते हैं। तो इसी तरीके से अगर एक जो बैंक है उसने एनपीए से रिलेटेड अगर कोई प्रोविज़न बनाया हुआ है और अगर उस प्रोविज़न को वो एनपीए के अंदर से यानी कि ग्रॉस एनपीए के अंदर से अगर माइनस कर देता है तो उस कंडीशन के अंदर हमारा नेट नॉन परफॉर्मिंग असेट्स निकल के आता है। अब देखिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। यहाँ पर क्या कहता है, सपोज बैंक हैज़ टोटल आउटस्टैंडिंग लोन इज 10 लाख। अब मान लेते हैं कि बैंक का जो है वो 10 लाख का एक लोन था जो कि अभी तक आउटस्टैंडिंग है, जिसकी पेमेंट अभी नहीं हुई, और इसके अंदर से जो 2 लाख है उसको हमने क्या बोल दिया, एनपीए बोल दिया। यानी कि 10 लाख में से जो 2 लाख है वो हमारे एनपीए में हो गए। अभी 8 लाख रुपए सही हैं, उनको कुछ नहीं है। जो 2 लाख है उन्हें हमने एनपीए बोला है, और इसके साथ साथ जो एनपीए है उसके लिए जो बैंक ने प्रोविज़न बनाया हुआ है वो 50,000 का है। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ नेट एनपीए की बात करते हैं तो इससे पहले ग्रोस एनपीए की अगर आप बात करोगे तो ग्रोस हमारा कितना है, 2 लाख। ग्रोस एनपीए हमारा कितना है, 2 लाख। और अगर आप नेट की बात करते हो तो आप 2 लाख के अंदर से 50,000 माइनस कर दोगे, यानी कि जो आपका एनपीए है ग्रोस, उसके अंदर से जब किसी भी तरीके का प्रोविज़न माइनस कर देते हैं तो ये हमारा क्या निकल के आया, नेट नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। तो हमारा नेट नॉन परफॉर्मिंग असेट्स निकल के आया, मान लेते हैं 1,50,000 का। अब इसके बाद हम जब बात करते हैं एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स को निकालने की, तो वो हम कैसे निकालेंगे, प्रोविज़न डिवाइडेड बाय एनपीए मल्टीप्लाई 100। तो जब इसे आप सोल्व करोगे, प्रोविज़न की वैल्यू हमने कितनी रखी थी क्वेश्चन में, 50,000 डिवाइडेड बाय कितने का एनपीए था, 2 लाख मल्टीप्लाई 100। तो आप इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 25%। यानी कि जो हमारा बैंक है उसकी जो नेट नॉन परफॉर्मिंग यानी कि जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है वो 25% है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारा ओवरऑल टॉपिक था एनपीए के बारे में कि एनपीए क्या होता है, और अगर कोई भी जो बैंक है वो एनपीए हो जाता है तो उस कंडीशन में उसके टाइप्स कितने हैं, और इसके साथ साथ असेट्स के टाइप कितने हैं, साथ साथ में हमने इसका इम्पैक्ट भी देखा है, और इसके साथ साथ ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स किसे कहते हैं और नेट नॉन परफॉर्मिंग असेट्स किसे कहते हैं, इसे भी हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा है। आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर देना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को एंड लाइक करना। थैंक यू।